औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ाद शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत आपके साथ। हमारी सनत भी कमज़ोर, हमारी मईशत भी कमज़ोर। हम इस कमज़ोर मईशत को कैसे ठीक कर सकते हैं, यही हमारा एजेंडा रहा है तमाम प्रोग्रामों में, कि हम कोशिश करते हैं कि वो मर्ज़ शनाख्त हो जाए ताकि हम उसका इलाज कर सकें, जिसकी वजह से हमारी मईशत कमज़ोर, हमारी सनत कमज़ोर। ये दोनों चीज़ें कमज़ोर हैं तो हम पाकिस्तानी भी कमज़ोर, मुआशी तौर पर भी कमज़ोर, फिज़िकली भी कमज़ोर। हम लोग जब तक इस कमज़ोरी का इलाज ना कर पाएंगे उस वक्त तक हम अपनी मईशत और अपनी सनत को ठीक नहीं कर सकते। जब तक वो ठीक नहीं होगी हम पाकिस्तानी ठीक नहीं हो सकते। बेसिकली ये विशियस सर्कल है जिसमें हम फंसे हुए। नाज़रीन, जितने प्रोग्राम हमने किए, जितने कंसल्टेटिव प्रोसेस जारी हैं, उन तमाम में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि हम पाकिस्तानी इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ा लें। नाज़रीन, नई हुकूमत आ गई, शहबाज शरीफ साहब ने चार्ज संभाल लिया। बहुत इंपॉर्टेंट सीट जहां पे डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा बैठी थी एज ए ब्यूरोक्रेट, केयर टेकर, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी जगह पे औरंगजेब साहब आ गए जो HBL को हेड करते रहे। उसके अलावा IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई रिव्यू करने के लिए कि हम पाकिस्तानियों को अगला $1 बिलियन दें या लॉन्ग टर्म उनके साथ चलने के लिए $5 से $10 बिलियन के दरमियान को डील मार लें। मैं डील मारने का इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पंजाबी चीज़ समझ आती है हमें बेहतर तरीके से देसी लैंग्वेज में कि यार डील मार ली। हम बेसिकली IMF के सामने डील मारने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और IMF की टीम क्या हमें मारने के लिए बैठी हुई है? नाज़रीन, ये बहुत सारे सवालात हैं जो आम फहम आदमी को समझने बहुत ज़रूरी हैं। हम आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं IMF के ऊपर। थोड़ा सा मैं अपने कंप्यूटर का साथ लेता रहूँगा क्योंकि तमाम चीज़ें ज़बानी याद नहीं होती, इसलिए उधर से थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती। नाज़रीन, अभी एक रिसेंट मीटिंग 2 दिन पहले हुई जिसमें कि IMF का डेलीगेशन आया हुआ था। मिस्टर पोर्टर उसको हेड कर रहे थे और उसके साथ हमारी तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एनर्जी मिनिस्टर और भी इनकी पूरी टीम बैठी हुई थी। इसमें जो डिस्कशन हो रही थी वो ये कि $1 बिलियन रिलीज कर दिया जाए और उसके अलावा जो हमारे दोस्तों की कोशिश थी कि हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए, कोई ऐसी डील मिल जाए कि अगले 3 साल हमें टेंशन लेने की जरूरत ना हो। अब नाज़रीन, उसमें जो हमारी तरफ से जो दोस्त बैठे हुए हैं, औरंगजेब साहब प्योर बैंकर है। यहाँ पे अब हमारे 2 एस्पेक्ट आते हैं। क्या एक बैंकर पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि वो फाइनेंस क्रिएट कर सके? बैंकर फाइनेंस क्रिएट नहीं करता, बिजनेस कम्युनिटी फाइनेंस क्रिएट करती है थ्रू बिजनेस प्रमोशन। बैंकर सिर्फ और सिर्फ लेन देन का काम जानता है कि किस तरीके से लेना है और किस तरीके से देना है। क्या औरंगजेब साहब में ये कैपेबिलिटीज हैं? क्वेश्चन नंबर 1। और IMF दूसरी तरफ वो भी एक बैंकर है, उसका डेलीगेशन फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट है और हमारी तरफ से जो बैठे हुए थे उनमें से एक भी फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट नहीं था। नो डाउट फाइनेंस मिनिस्टर के हेड पे तो बैठे हैं, लेकिन एज ए बैंकर हैं, उनको पता है कि सारी उम्र उन्होंने जो बिजनेस किया है वो बैंकिंग बिजनेस किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम पाकिस्तानियों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस हद तक इस मामले में बेनिफिट उठा पाएगी। 26 पॉइंट डिस्कशन के थे, 25 रिजॉल्व हो गए, 1 रह गया। अब जो रह गया है उसके ऊपर जो खबरें आ रही हैं उड़ती हुई वो ये आ रही हैं कि जब ये मीटिंग चल रही थी उस वक्त हमारी एयरफोर्स वो प्रैक्टिस कर रही थी 23 मार्च की, जो उनकी सेरेमनी होती है हमारी 23 मार्च 1940 की यादगार में। तो उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए अचानक एक साहब ने कि जी किस तरीके से आप हमें बताएं कि आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं और ये आप अपने डिफेंस पे इतने बजट लगा रहे हैं कि F-16 ऊपर से उड़ते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये खर्चा किस तरीके से हो रहा है? और ये एक और क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट कर दिया कि डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस में हमारे जो बजट है वो पर डे पर पर्सन के हिसाब से क्या किया जा रहा है, हमारी फौज पे क्या खर्चा किया जा रहा है। नाज़रीन, ये बहुत ही खतरनाक सवाल था। इस खतरनाक सवाल के बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब और बाकी हमारी टीम बिल्कुल ढह गई कि ये क्या हो गया। नाज़रीन, ये खबर डेफिनेटली अब YouTube पे अवेलेबल है, कुछ दोस्तों ने YouTube पे इसको एयर कर दिया जिसकी बेस पे मैं आगे आपसे बात कर रहा हूं कि वो जो एक सवाल ढूंढने की कोशिश थी तो जो 26 में से 25 रिजॉल्व हो गए उसमें से एक कौन सा है? एनीहाउ, ये तो एक सिचुएशन है जिसमें कि IMF इस मामले में है कि वो अगले 2-4 दिन में $1 बिलियन रिलीज करने की पोजीशन में होगा, लेकिन किन शराइत पर? वो चंद शराइत नाजरीन हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन सी शराइत हैं उसमें। अगर आप हमारे साथ रहें तो इसमें मैं अपने कंप्यूटर का थोड़ा सा साथ ले लूं। पहला पॉइंट पार्टिसिपेंट मैंने डिस्कस कर लिया नाजरीन कौन कौन से थे, और 26 में से 25 पॉइंट हमने अचीव कर लिए। जो हमारी टास्क हैं, समथिंग आउटस्टैंडिंग टास्क रिमेन इंक्लूडिंग अमेंडिंग सर्टेन लॉज रिलेटेड टू स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट एंड पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल प्रोवाइड अ कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन टारगेट इंप्लीमेंटेशन। जो एक पॉइंट उसमें नेशनल हाईवे, पाकिस्तान पोस्ट और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर जो उनके क्वेश्चन थे कि उसमें जो रिक्वायरमेंट है लॉज को अमेंड किया जाए। अब ये लॉज देखें, IMF को भी एतराज है कि हमारे लॉज में लकूनाज हैं जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस नहीं होती।
हमारा कंसल्टेटिव प्रोसेस उसमें बड़ा कामयाब चल रहा है, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि हमारे लॉज को अपडेट किया जाए। यही डिमांड IMF की है कि लॉज को अपडेट किया जाए ताकि अच्छा कंट्रोल आ सके। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन दो सिचुएशन है, मैंने खुद इसमें एडवाइजरी दी इसमें कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के ऊपर जो IMF की रिक्वायरमेंट है कि लॉज को किस तरीके से अमेंड किया जाए, उसमें एक स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन पे इतना प्रेशर डाल दिया गया है कि 20-22 किस्म की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा डाल दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मसलन जो लॉस मेकिंग स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस है उसके ऊपर एक्स्ट्रा चेक एंड बैलेंस। ये ऐसे ही है कि जी एक फाइनेंस मैनेजर काम नहीं कर रहा तो कंसल्टेंट रख लिया, कंसल्टेंट काम नहीं कर रहा ये देखने के लिए कि जी कंसल्टेंट का काम ठीक हो रहा है, एक और कंसल्टेंट रख लिया, उस कंसल्टेंट के ऊपर एक और ऑडिटर रख दिया, उस ऑडिटर के ऊपर एक और ऑडिटर रख दिया। और ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि लाइन मिनिस्ट्री से लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर तक इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कर दी है कि जो स्टेट ऑन एंटरप्राइज है वो बिजनेस करने की सिचुएशन में ही रहती, बेसिकली बिजनेस में से बाहर निकल जाती है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कास्ट हो जाए। एनीहाउ ये IMF की वैसे डिमांड वैलिड है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि लॉज अपडेट हो तो हम पाकिस्तानी बेनिफिशियरी हों, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस बेनिफिशियरी हों। हमारी स्टेट ऑन एंटरप्राइज में क्या रोल है हम कि जी हमारे पेपरा रूल्स वो भी इनकम्प्लीट, तो फाइल पूरी कर दें, सिचुएशन ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो क्रक्स था पेपरा रूल का वो तो था कि कोई करप्शन ना हो सके, कोई पब्लिक मनी खा ना सके। लेकिन सबको पता है कि पिछली 3 दहाइयों में किस तरीके से पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स इस मुल्क के साथ जो भी एंगेज रहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस कम्युनिटी के साथ लिंक करते हुए करप्शन इंतहा तक थी। इवन आप जाएं पाकिस्तान वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एनीहाउ नाज़रीन, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि 18 मार्च, शायद आज ये तारीख 18 मार्च को दोबारा ये मीटिंग होगी जिसमें कि $1.1 बिलियन रिलीज किया जाएगा। नाज़रीन अब इसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फिस्कल डिसिप्लिन, पाकिस्तान एडहेयर टू फिस्कल टारगेट्स इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट। फिस्कल टारगेट्स क्या होते हैं? हम पाकिस्तानियों का बजट इंतहाई हद तक गिरा हुआ है कि हमारी इनकम है नहीं लेकिन हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। क्या IMF को नहीं पता कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट की इनकम $24 बिलियन से ज्यादा नहीं है नेट इनकम? क्या IMF को नहीं पता कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो 26-28 बिलियन डॉलर है? हमारे पास लिटरली इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं है, लेकिन हम फिर IMF के पास इंटरेस्ट बेस्ड लोन लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो प्रेशर डालते हैं कि आप अपने फिस्कल रिफॉर्म्स लाएं, लेकिन उनके जो फिस्कल टारगेट्स हैं वो हैं क्या कि बजट कम से कम किया जाए, खसारा कम से कम किया जाए, और उसके अलावा जो हमने पेमेंट्स करनी है वो टाइमली हो सके। नाजरीन इसके लिए अगर आप देखें कि फिस्कल टारगेट को अचीव करने के लिए बिजली के बिल बढ़ते हैं, फिस्कल टारगेट को अचीव करने के लिए गैस के बिल बढ़ते हैं, फिस्कल टारगेट को अचीव करने के लिए पेट्रोल के बिल बढ़ते हैं, ये तमाम डॉलर्स में है। नाजरीन ये वो टारगेट्स हैं जो हमारे पर इंपोज होंगे। क्वेश्चन ये है नाजरीन कि ये $1 बिलियन लेने के लिए हम लोगों पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, कितनी अमाउंट के बिजली के बिल डाले जाएंगे, कितनी अमाउंट से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी। आज तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में से किसी ने ये बताया कि अगर हम ₹100 पेट्रोल पे जो लास्ट बढ़ा था तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितना बेनिफिट हुआ था, लेकिन हम पाकिस्तानियों की जेब से कितने पैसे, कितने डॉलर निकले एक फैसले से? आज तक कोई खबर ऐसी नहीं है कि जब बिजली का बिल बढ़ाया जाता है ₹2 से ₹4 पर यूनिट, तो उसके बाद जो नेट इंपैक्ट बिजली के बिल पे आता है वो कितने % आता है, कितनी अमाउंट का आता है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कलेक्ट करती है रेवेन्यू वो कितने बिलियन डॉलर है, ये कोई खबर नहीं है। हम कोशिश भी करते हैं ढूंढने की, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसा रिकॉर्ड प्रिंट शायद मेरी नजर से नहीं गुजरा। अगर करता हो तो आई एम श्योर कि मैंने बड़ी कोशिश करता हूँ, ईमेल्स करता हूँ स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन को टू गेट इन्फॉर्मेशन, 20 में से कोई एक ईमेल का जवाब आ जाता है। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि बिजली के बिल के ऊपर जब $2 से $4 बढ़ेंगे पर यूनिट, तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल कितने बिलियन डॉलर कलेक्ट होंगे? IMF तो $1 बिलियन दे रहा है नाज़रीन। इसके बाद अगला, जब हमारा गैस के ऊपर बिल बढ़ेगा, कितने बिलियन डॉलर इकट्ठे होंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास? नाज़रीन आपके सामने। फिस्कल टारगेट अचीव करने के लिए मेजर ये 3 एरियाज हैं। चौथा टैक्स अमेंडमेंट्स, कि FBR में जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाएंगे वो कितने बिलियन डॉलर कलेक्ट होंगे। ये तो एक टारगेट दे दिया जाता है, टारगेट के बाद जो पाकिस्तानियों की जेब से पैसे निकलते हैं वो कितने निकलते हैं। हकीकत ये है कि हम पाकिस्तानी मासूम लोग हैं, बातों के पीछे भाग जाते हैं, बातों के पीछे भागने से तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन अगर निकालना है तो हम पाकिस्तानियों को ये समझ बूझ रखनी पड़ेगी कि कहां कहां IMF और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज में हमारी जेब से पैसे निकलते। फिस्कल टारगेट्स अचीव करने हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में, जो कि एक बैंकर है। याद रखिएगा कि एक बैंकर का दिल नहीं होता। अगर कोई डिफॉल्ट है तो वो उसकी प्रॉपर्टी भी कन्फिस्केट करेगा, अगर कोई डिफॉल्ट है वो उसके बच्चों को भी पकड़ के ले जाएगा, अगर कोई डिफॉल्ट है तो उसके ऊपर FIR करके उसको अंदर कर देगा। इसलिए कि उसने जो सूद पे पैसे दिए हैं उसने वो भी कलेक्ट करने हैं, सूद भी कलेक्ट करना है, जो प्रॉपर्टी कोलेटरल है वो भी हड़प करनी है। नाज़रीन ये जुल्म का कानून है, जुल्म की इंतहा है। अल्लाह ताला हमें अच्छे रहनुमा दे। हम उम्मीद करते हैं कि नई बिगनिंग औरंगजेब साहब एज ए पाकिस्तानी काम करेंगे, नॉट एज ए बैंकर। अगला जो उनका डिसिप्लिन है कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी। नाज़रीन ये भी एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं कहता हूं मॉडर्न स्लेवरी
आजकल के दौर में सिर्फ और सिर्फ करेंसी एक्सचेंज रेट पॉलिसी में। नाज़रीन, मैं अगर अकेला मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूं तो मैं जब चाहे सप्लाई बढ़ा दूं, जब चाहे सप्लाई कम कर दूं। जब सप्लाई बढ़ाऊंगा तो प्राइस को थोड़ा सा कम करके सारी की सारी सेल कर दूंगा, और जब मैं सप्लाई को कम करूंगा नाजरीन तो मैं अपनी मर्जी का रेट लूंगा। वो कैसे कि एक स्पेशल कोई भी प्रोडक्ट मैं मिसाल लेता हूं कि ये लैपटॉप है, स्पेशल लैपटॉप आया है मार्केट में, इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि सब लोगों की बेनिफिट ही बेनिफिट है। मैं ये मार्केट में बेचता हूं सेल के लिए और इसकी प्राइस निकाल देता हूं 1000, मैं मिसाल दे रहा हूं। जब ये मार्केट में बिकना शुरू हो गया और इसकी डिमांड क्रिएट हो गई तो मैंने मार्केट में शॉर्ट सप्लाई कर दिया, लैपटॉप मार्केट से गायब कर दिया और उसकी प्राइस 5000 कर दी, 10000 कर दी। चूंकि डिमांड क्रिएट हो चुकी है, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, लोगों को खून लग गया है, तो उन्होंने ये लैपटॉप खरीदना ही खरीदना। जिस तरह नाजरीन जब किसी आम फहम आदमी को नशे पे लगाया जाता है तो पहले उसको फ्री डोज दी जाती है, जब वो नशे पे लग जाता है तो फिर उससे उसके घर के बर्तन तक छीन लिए जाते हैं। नाज़रीन, ये है एक्सचेंज रेट पॉलिसी मॉडर्न के। डॉलर इन टर्म्स हमें पहले लोन दिया गया, इजी टर्म्स पे दिया गया, हमें उसकी लत लग गई, हम नशे में आ गए कि हमें डॉलर आ रहे हैं, कर्जे में आ रहे हैं, इजी मनी आ रही है। नाज़रीन, जब नशा हमें लग गया तो अब वो कंडीशन आ रही है कि हम गरीब आदमियों के बच्चे भी, अमीर आदमी के बच्चे भी जो पाकिस्तानी नेशनल है, वो सब के सब मकरूज हो गए। चूंकि नशा पूरा करने के लिए इनको डॉलर चाहिए और मार्केट में डॉलर नहीं है, तो हम उस रेट पे डॉलर खरीदेंगे कि हम सब कुछ उनको दे दें। सो इसलिए जो करेंसी एक्सचेंज रेट पॉलिसी में IMF चाहता है कि इसको ओपन मार्केट कर दिया जाए। ओपन मार्केट क्या कर दिया जाए नाजरीन, कि हम पाकिस्तानियों को डीजल इंपोर्ट करने के लिए, पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, गैस इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए। जब इसको ओपन मार्केट कर देंगे नाजरीन तो ये डॉलर और रुपी इस तरीके से करेंसी रेट इंक्रीज होगा, डॉलर का रेट बढ़ेगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हर पाकिस्तानी को डॉलर चाहिए होगा। जब डॉलर चाहिए होगा तो वो पैसे फेंकते रहेंगे। इसी तरीके से जब 1930 वाला क्रंच आया था नाजरीन, उस वक्त यूएस ने डॉलर फेंके पहले फ्री से मुराद ये कर्ज दिए, बाद में डॉलर मार्केट से गायब कर दिया। जब डॉलर गायब हो गया नाजरीन तो फिर क्या हुआ कि फिर क्रंच आ गया। अभी पाकिस्तानी रुपी, इसकी वैल्यू भी खत्म होना शुरू हो जाएगी जैसे ये करेंसी रेट ओपन मार्केट पे गया। ये बहुत बड़ा खंजर है जो हमारे सीने में घोंपा जा रहा है नाजरीन। अगले पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और इंटरनल इम्बैलेंसेस के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि IMF की डिमांड क्या है और किस तरीके से वो $1 बिलियन पाकिस्तान को रिलीज करेगा। उसमें पहला पॉइंट हमने फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में बात की, दूसरा पॉइंट एक्सचेंज रेट पॉलिसी के बारे में बात की, तीसरा पॉइंट हमकी मॉनेटरी पॉलिसी। नाज़रीन, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड कर रही होती है एक फैक्टर पे कि मनी सप्लाई पूरे पाकिस्तान में किस तरीके से कंट्रोल सर्कुलेट हो रही है, किस तरीके से कंट्रोल की जा सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम किस तरीके से प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या प्राइसेस कंट्रोल में है, क्या प्राइसेस कंट्रोल से बाहर हैं, क्या इन्फ्लेशन हिट कर रही है इस मॉनेटरी पॉलिसीज में। इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर रहते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक काम करता है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। कहता है जी मनी सप्लाई पाकिस्तानियों के पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इस रेट को बढ़ा रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव पे कि इन्फ्लेशन नहीं होगी, प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएंगी। ये डिसेप्शन है नाजरीन, दज्जालियत है। ये एक आम फहम आदमी को भी पता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये एक सरासर धोखा है। आप याद करें अहादीस में अगर दज्जालियत की एक निशानी है कि वो चीज जो दज्जाल कह रहा है कि ये जन्नत है, वो जन्नत नहीं है, वो जहन्नुम है। वो चीज जो दज्जाल कह रहा है कि ये बाग है, वो बाग नहीं, वो आग है। दज्जाल जिसको कह रहा है कि वो आग है, वो आग नहीं, वो बाग है। क्यों? दज्जालियत उल्टा नजर आता है। हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो डोमेस्टिक प्राइसेस पे कंट्रोल रखे। अब डोमेस्टिक प्राइसेस पे क्या कंट्रोल है? मैं गवाह नहीं, हम हर पाकिस्तानी गवाह है कि कोई कंट्रोल नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो 20-22% है और एंड ऑफ द डे बिजनेस कम्युनिटी 25 से 30% तक पे करती है, एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 20 से 30% सूद पे कर्ज लेके तनख्वाहें देती है, वो जो इंटरेस्ट है वो चाहते हैं वो कायम रहे। अगर वो कायम 20 से 30% के दरमियान रहता है नाजरीन तो इन्फ्लेशन आनी ही आनी है। लेकिन लॉ ये कहता है कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं अगर वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के मुताबिक बढ़ रही हैं तो प्राइसेस स्टेबल है। ये एक मज़ाक़ाखेज़ कानून है पाकिस्तान का कि जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल हो रही है, जिसमें डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबल रखने की बात की जा रही है। इस मज़ाक़ाखेज़ कानून के ऊपर IMF नहीं बोलता क्योंकि ये उसकी फेवर का कानून है। IMF बोलता है तो बोलता है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, इनको जो कवानीन लागू हों वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट हो जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव रहे।
नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने कैसे तरक्की की? उसने अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को फ्री हैंड दिया, पूरी दुनिया में जाओ और घूम जाओ और काम करो। चाइना पाकिस्तान में तो उस कदर नहीं आया जिस कदर वो इस वक्त सऊदीया को फोकस करके बैठा हुआ है, श्रीलंका को फोकस करके बैठा हुआ है, मलेशिया में बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में यूएसए में चाइनीज स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस बड़े धड़ल्ले से बैठी हुई। लेकिन पाकिस्तान की चंद 100 स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस में वो जो कि 70% इनइफेक्टिव है, इसके बारे में इंशाल्लाह प्रोग्राम करूंगा, उनको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस तो इसलिए बनाई जाती है नाजरीन कि रेगुलेट किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। हम इस तरीके से बनाई जाती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और प्राइसेस मैनेज हो। एनी हाउ इन पाकिस्तान स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस अपना रोल अदा नहीं कर रही, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो भी अपना रोल अदा नहीं कर रहा। हमारी बात हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। डोमेस्टिक प्राइसेस अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो हम पाकिस्तानी डिस्ट्रॉय होते हैं, क्योंकि हमारी इनकम तो बढ़ती नहीं है लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेस डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। ये है मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें जो आईएमएफ चाहता है वो ये चाहता है कि अप्रोप्रिएटली टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वाज मेंटेन टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो टाइट किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी है वो नहीं चाहिए। नाज़रीन, टाइट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट हो और मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन हो ही ना। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोन लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया जाता है ताकि हम पाकिस्तानियों पे लोन बढ़ता जाए। नाज़रीन, इस मॉनेटरी पॉलिसी की हकीकत क्या है कि जब पूरे पाकिस्तानियों का पैसा एक्यूमुलेट हो गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, बैंकों को इंटरेस्ट मिलेगा, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नाज़रीन, आप जाइए इंटरनेट पे, आज से 7 साल पहले बैंकों के प्रॉफिट देखें और आज बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी देखें। आज 2018-19 में बात करता हूं, शायद 2017-18-19 के दरमियान एक साल था कि स्टेट बैंक का बिल्कुल बॉटम लाइन में था, कोई प्रॉफिट नहीं था, उसका नॉमिनल प्रॉफिट रिपोर्ट किया। लेकिन आज उसका प्रॉफिट देखें बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। क्या करते हैं, पूरे पाकिस्तान में जो मनी सर्कुलेशन है उसको वो कम करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। तो ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तानियों को मॉडर्न स्लेव करने के लिए इंटरेस्ट बेस्ड अल्लाह के साथ जंग में हमें झोंका जाता है, जिसकी वजह से हम अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। नाज़रीन, उससे अगला पॉइंट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। नाज़रीन, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होते हैं कि जिसमें हम पाकिस्तानी बेनिफिशियरी हैं। मैं पाकिस्तानी हूं, आप भी पाकिस्तानी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो जहां मैं और आप बेनिफिशियरी हैं वो आने चाहिए। लेकिन आईएमएफ और उसकी टीम की जो डिमांड है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इस तरीके से लाना चाहते हैं कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी पेमेंट टाइम पर हो, वो जो हमने कर्ज लिए हुए हैं उनकी पेमेंट टाइम पर हो। नाज़रीन, क्वेश्चन ये है कि ये जो कर्ज लिया हुआ है ना तो मैंने लिया है ना आपने लिया है, ये कर्ज हम दोनों ने नहीं लिया लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है, तो ये किधर गया? क्या इसके ऊपर कभी आपने रिपोर्ट पढ़ी? मैं आपको मिसाल देता हूं नाज़रीन, आज से 4 साल पहले हमने कर्ज लिया सैलरियां देने के लिए। 5 साल पहले की बात कर ले, 5 साल पहले हमने सैलरियां लेने के लिए कर्ज लिया 2000 अरब, क्योंकि हमारी सरकारी मुलाजमों की और डिफेंस जितने भी सरकारी मुलाजम है, चाहे वो फौज में है चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में जहां भी है, उन सब के लिए हमने 2000 अरब कर्ज लिया। क्योंकि हमारे पास तो सूद देने के लिए पैसे नहीं है तो हमने तो सैलरियों के लिए भी कर्ज लिया। जब 2000 पे और एवरेज इंटरेस्ट आज से चंद साल पहले 8-10% था, आज 25-30% है, तो हम एवरेज 20% लगाते हैं, तो वो जो 2000 अरब था वो 2400 अरब हो गया अगले साल। उसके बाद उसमें ऐड करें 3000, फिर 3500, 4000, तो 5 सालों में वो जो 2000 अरब था सूद दर सूद दर सूद दर सूद वो 10,000 अरब तक पहुंच जाएगा। एस्टिमेट में इसको नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगा डिटेल में। वो जो 10,000 अरब है आज भी पेएबल है, लेकिन आज की सैलरियां भी हमने लेनी है सूद पे। सो हर साल हम सैलरियां देने के लिए सूद पे पैसे लेते हैं, उस पे सूद दे रहे हैं 5 साल से। अगले साल 2019 में भी हमने सूद पे पैसे उठाए सैलरियां देने के लिए, 2020 में भी सूद पे पैसे उठाए सैलरियां देने के लिए, 2021 में भी सूद पे पैसे उठाए सैलरियां देने के लिए, 2022, 23, 24 में भी सूद पे पैसे उठाए सैलरियां देने के लिए। नाज़रीन, वो सैलरी जो हमने 2019 में दी थी उसके ऊपर आज भी सूद दे रहे हैं और वो देने हैं अभी, क्योंकि वो कर्ज हमारे पे चढ़ा हुआ है। सो नाज़रीन, बेसिकली पॉइंट ये है कि हम पाकिस्तानियों के ऊपर सूद दर सूद कर्जे चढ़ रहे हैं कि वो जो सैलरियां हम दे रहे हैं इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन पाकिस्तानियों को जो हम पे मुसल्लत है। अब इनकी सैलरियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये माल रोड बंद कर देंगे, ये डी चौक बंद कर देंगे। इनकी सैलरियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए इनकी सैलरी जानी चाहिए। नाज़रीन, ये है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी कर्ज पे कर्ज लेते रहें ताकि सैलरियां पे होती रहें, सूद पे होता रहे। लेकिन क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आईएमएफ रिकमेंड कर रहा है जिसमें कि बेनिफिशियरी पाकिस्तानी हो? नाज़रीन, जब तक हम पाकिस्तानियों की इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक हम कर्ज देने की पोजीशन में नहीं आएंगे, हम तब तक सूद पे नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाने के लिए कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रिकमेंड नहीं हो रहा। जितने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रिकमेंड हो रहे हैं वो सारे के सारे इस ऑब्जेक्टिव पे हैं कि हम तमाम लायबिलिटीज जो हमारे सर पे हैं, खास तौर पर जो सूद की पेमेंट है, वो टाइमली हो जाए।
नाज़रीन ये है वो पॉइंट जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ऊपर काम हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी मिस मैडम ट्रीसा थी IMF की, आज से चंद साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनका मैम आप हम पाकिस्तानियों के लिए एक काम करते हैं, हम पाकिस्तानियों के ऊपर जो टैक्स लाज इंपोज हुए हैं उनमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ला दें, यकीन जाने हम पाकिस्तानी सारा कर्ज उतार देंगे। मैम उन मैम से मैंने कहा मैम 44% ट्रेड का हम टैक्स देते हैं, कोई दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जहां पे एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में 44% ट्रेड का टैक्स हो। 2-4-5% ऑफ रेवेन्यू तो अफोर्ड होता है, 44% अफोर्ड नहीं होता। जिस दिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म FBR में ले आएंगे, हम पाकिस्तानी कोई भी बिजनेस कम्युनिटी का मेंबर है या सैलरीड पर्सन है, अगर उसकी सेविंग 1 लाख रुपए पर मंथ है, यकीन जाने वो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। उन मैम से मेरी डिटेल में बात हुई जिमखाना क्लब में। तो एनी हाउ हमारा पॉइंट ये है कि IMF हमारा लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, हमने कर्ज उतारने हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें चाहिए नाजरीन वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि हमारी इनकम बढ़े और हम टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसमें हमें हमारी गुलामी बढ़े, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारे लिए जहर है, खंजर है, कातिल है, व्हाटएवर। लेकिन नाजरीन जिस तरह ईंटों के भट्टे की मैं मिसाल दिया करता हूँ कि मॉडर्न स्लेवरी वो थी कि ईंटों के भट्टे वाला सैलरी देता है, उधार देता है इस लेवल पे कि वो काम करे और ये इंश्योर करता है कि उसकी इनकम ना बढ़े ताकि वो गुलाम दर गुलाम होता जाए। एक ईंटों के भट्टे पे काम करने वाली फैमिली की सैलरी मिसाल देता हूं 50,000 रुपए, वो उसको 1 लाख रुपए लोन दे देगा और उसके ऊपर सूद दर सूद उसको बढ़ाता जाएगा, लेकिन उनकी इनकम को 50,000 से ज्यादा नहीं करेगा। यहां तक कि जो उसका लोन 50,000 था वो 10 लाख पहुंच गया। जब लोन 10 लाख पहुंच गया तो वो ईंटों के भट्टे वाला बेचारा कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो और उसके बच्चे गुलामदार हो जाए। हम पाकिस्तानी भी वही मजदूर हैं जो ईंटों के भट्टे पे काम कर रहे हैं और मजदूरी पे मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही, लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। ये लायबिलिटी कब तक बढ़ेगी नाज़रीन? ये बढ़ती जाएगी जब तक मैं और आप, हम पाकिस्तानी इसके ऊपर एक स्टैंड पॉइंट पे ना आ जाएं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो चाहिए कि हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़े। नाज़रीन ये दुख है, अफसोस है, यकीन जानिए जिस डॉक्टर को पता होता है कि उसका प्यारा पेशेंट मरीज इस मरज में और उस लाचार बैठा हो, कुछ ना कर सकता हो, वो ज्यादा तकलीफ में होता है बनिस्बत उस मरीज के लवाहिकीन के, उसके रिश्तेदारों के, क्योंकि वो मजबूर हो चुका होता है। हम पाकिस्तानी मजबूर हो चुके हैं कि सिस्टम में अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ही हमें इससे निकाले इंशाल्लाह। अगला उनका पॉइंट है जी एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस। नाज़रीन हमारी इंपोर्ट में जो हमें डॉलर चाहिए और जो एक्सपोर्ट से हम डॉलर कमाते हैं वो इम्बैलेंस है। दूसरा पॉइंट, जो हमने सूदी पेमेंट्स करनी है, डॉलर हमारे पास नहीं है, ये ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस कह लें इसको, ट्रेड डेफिसिट कह लें। उसके अलावा जो हमारे बजट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, ये डेफिसिट वो चाहते हैं कम से कम हो। डेफिनेटली ऊपर जो 3-4 बातें की हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ये इम्बैलेंस कम होगा जब टैक्सेस पाकिस्तानियों पे बढ़ेंगे, हम पाकिस्तानियों पे टैक्सेस बढ़ेंगे तो उनका इम्बैलेंस जो है ना वो खत्म होगा। इम्बैलेंस क्या है? मतवाजन, मसलन हमारी इनकम जो इंपोर्ट है वो है बहुत ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है, तो इसको बराबर करना है, किसी तरीके से गैप दूर करना है। Financial Support Framework. IMF program provided a policy anchor and framework for financial assistance from multilateral and bilateral partners. नाजरीन पॉइंट ये है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रेमवर्क है उसको किस तरीके से अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए कि जो IMF है उसकी पेमेंट और तमाम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की पेमेंट आसानी से हो सके। नाजरीन मैं कंक्लूड करता हूँ पूरी इस डिस्कशन को चंद पॉइंट में। नंबर 1, IMF सूद पे हमें पैसे देता है। नाजरीन आपको पता है कि IMF की करेंसी डॉलर नहीं है, IMF की अपनी एक करेंसी है, एक अपना पैरामीटर है जिसके तहत वो अपनी करेंसी का एक रेट निकालता है जिसको SDR कहते हैं शायद, और उसके ऊपर वो क्या काम करता है, SDR ही कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। उन्होंने अपनी करेंसी का नाम SDR रखा हुआ और ये सेलेबल होते हैं मार्केट में डॉलर के अगेंस्ट, या कोई भी आगे इसको खरीद सकता है। वो अपना रेट निकालते हैं, कभी ये रेट $1 के इक्विवेलेंट होता है, कभी ये $1.25 हो जाता है, कभी कुछ भी निकल सकता है, शुरू में तो बहुत ज्यादा। तो SDR उनकी अपनी करेंसी है जिसमें वो देते हैं, और रेट भी उन्होंने अपना फार्मूला बनाया हुआ, 4-5 करेंसियों को मिक्स करते हुए उसका फार्मूले के तहत वो रेट डिटरमिन करते हैं। लाजमी पॉइंट ये है कि अल्लाह के साथ जंग में जब हम हैं तो हम कामयाबी की तरफ तो नहीं जा सकते। IMF सूद पे हमें पैसे देगा, हमारी नेट इनकम सूदी पेमेंट से बहुत कम है, हमारे बैंकर्स अमीर से अमीर तर हो गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमीर से अमीर तर हो गया है, स्टेट बैंक के गवर्नर की सैलरी देख लें और तमाम बैंकों के प्रेसिडेंट की सैलरी देख लें, जबरदस्त, और उसके अलावा बैंकिंग एम्प्लॉइज की इमरात देख लें। ये वो सिस्टम है जो अल्लाह के साथ जंग में। मैं नहीं कहता कि बंद कर दें इस सिस्टम को, इस सिस्टम को तो चलना ही चलना है, इसको अल्लाह नहीं बंद करना है, लेकिन जब तक हमें जिंदा रहना है तो हमें इस सिस्टम से निकल के एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना है जिसमें कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक मैनेज कर सकें, चला सकें, रह सकें। सो पॉइंट ये है कि हम, अल्लाह ताला के असूल ये नहीं है कि एक दूसरे का हक जिसका हक है उसको दे के इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैनेज की जाए। यही है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से भी एक असूल है कि किसी का हक ना मारा जाए, ना किसी का हक रखा जाए।
ना किसी का हक मैं मारूं, ना किसी का रखूं, ना कोई मेरा रखेगा। तो ये एक सिस्टम है जिसमें कि सेक्रीफाइस, फ्रेंडली, इक्वालिटी, फेयरनेस, इस सिस्टम के तहत कोई भी, चाहे वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम स्टेट है, वो कामयाब तरीन स्टेट होगी। जहां झूठ, दगाबाजी, डका राजनी होगी, वहां पे स्टेट कामयाब नहीं होगी। और जो सूद है, सूदी सिस्टम है, वो एक मॉडर्न डाका है। इस मॉडर्न डाके में सिर्फ और सिर्फ जो लेंडर है वो ही बेनिफिशियरी होता है। हम पाकिस्तानी तब तक इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम तौबा करके नया पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश ना करें। एनी हाउ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो मैंने बहुत मरतबा लिखा, लेकिन उन्होंने जो भी किया सो किया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने तौफीक दी तो हम इसके ऊपर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सपोर्ट या उसके बगैर या सपोर्ट के साथ कैसे पैरेलल सिस्टम को हम क्रिएट कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, ताकि हम अपने पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाते हुए इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो हमारे लिए कि IMF भी जब $1 बिलियन देता है तो वो हमें कितने $1 बिलियन का नुकसान देता है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम बहुत अरसे से पेंडिंग है। वो इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे। जब ये $1 बिलियन हमें मिल जाएगा तो हम आपको व्हाइट बोर्ड पे ये प्रेजेंटेशन देंगे कि कितने $100 बिलियन हमें नुकसान हुआ इस $1 बिलियन के लेने पे। लेकिन जो लास्ट मेरी वर्किंग थी 2019 से लेकर 2023 तक जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई, उसमें $2400 बिलियन हमारा लॉस हुआ था। तो नाज़रीन, IMF के इस $1 बिलियन के साथ हम पाकिस्तानियों ने क्या गवाया, क्या पाया, इसके ऊपर क्वेश्चन है मेरा और इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।